हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो ये कहानी है, यह कहानी है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक इलाका लगता है ग्रेटर कैलाश सेकंड। तारीख 24 दिसंबर 2025 लगभग 12 बजे का समय होता है। और इंदिरा तनेजा जी के पास में एक कॉल आती है, ऑडियो कॉल आती है। तो उस ऑडियो कॉल पर कहते हैं, एक महिला कहती है कि मैं ट्राई से बात कर रही हूँ और जो आपका नंबर है वो बंद किया जा रहा है। तो वो कहती है, मेरा नंबर बंद क्यों किया जा रहा है, और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और सभी मरीजों के पास, सभी के पास में मेरा ये नंबर है। और मैं लगभग 70 साल की हूँ और मैं 35 साल अमेरिका में जॉब करके आई हूँ। तो उसकी बात पर वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो वो कहते हैं कि आपके नंबर से गलत वीडियो देखी गई है और आपत्तिजनक लोगों से बातें की जाती हैं। तो वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब वो नंबर बताते हैं तो वो कहती है, यह नंबर मेरा नहीं है। तो उधर से फिर एक ऑडियो कॉल में वो कॉल बदल जाती है। तो वहाँ से एक व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि ऑडियो कॉल पर बात करता है कि मैं आईपीएस अधिकारी वी के गुप्ता बात कर रहा हूँ। महिला के पैरों तले से ज़मीन भी खिसक जाती है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ, बताइए कि आपका नंबर बंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके फ़ोन से काफ़ी आपत्तिजनक बातें की गई हैं और गलत तरीके से आपका नंबर इस्तेमाल किया गया है। और जो नरेश गोयल हैं, जो 50 लाख करोड़ रुपए लेकर भागे हैं, उन जो ये आपका बैंक अकाउंट है, क्या कहते हैं, जो आपका बैंक अकाउंट है खुला हुआ है, जिसमें आपका थंब भी लगा हुआ है और उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ आपके पैसों का इस्तेमाल होता है। जो नरेश गोयल पैसे लेकर भागे हैं उसमें भी आपका अकाउंट दिखाया जा रहा है। महिला पूरी तरह से घिर जाती है, सकते में आ जाती है। अब वो ये सोचती है कि मैं करूं तो क्या करूं। जो उनके पति हैं, जो 80 साल की उम्र है, वो भी सब चीज़ें परेशान हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, कल हम तब वो महिला फिर उन्हें बताती है कि मैं 35 साल से पेशे की डॉक्टर रही हूँ और जो मेरे पति हैं वो आईटी कंपनी में काम कर चुके हैं। वहाँ से वो रिटायर होकर आ गए हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और मैं अब मुंबई मतलब मैं अब दिल्ली, कोलकाता और उत्तराखंड सभी जगह जाती हूँ और वहाँ के बच्चों का फ्री में इलाज करती हूँ। मैं एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ और मैं चैरिटेबल संस्था के लिए भी काम करती हूँ। तुम मेरे लिए ऐसा कैसे कह सकते हो। जब वो महिला ये सारी बातें कहती है तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा जो अकड़ धकड़ से बात कर रहा था उसको थोड़ा तरस आ जाता है। वो थोड़ा प्यार से और नॉर्मल बातें करने लगता है। तब वो कहता है कि आपको महाराष्ट्र का जो कोलावा पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आना पड़ेगा और जो कैनरा बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, जहाँ पर आपका थंब भी लगा हुआ है, तो अकाउंट चलो फेक हो सकता है लेकिन आपका थंब तो फेक नहीं हो सकता। महिला कहती है कि मैंने ऐसा कोई थंब नहीं लगाया है। तो वो कहते हैं कि आपका जो पैसा है उसका आतंकवाद के लिए भी पैसा का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप एक काम कीजिएगा, महाराष्ट्र आ जाइए। तो वो कहती है कि मैं महाराष्ट्र नहीं आ सकती। तो वो कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को फिर एक पत्र लिखिएगा जिसमें ना आने का कारण लिखो। तब वो महिला पत्र में लिखती है कि मेरे पति की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मैं मुंबई नहीं आ सकती हूँ। तो वो कहते हैं, आप दूसरा पत्र महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के लिए ये भी लिखिए कि मेरा जो पैसा है वो मेरा और मेरे पति की कमाई का है और हमारे यहाँ पर वो सारे जितने भी उनके बैंक अकाउंट होते हैं, कि जितने भी हमारे ये बैंक अकाउंट्स हैं यहाँ पर खुले हुए हैं और यहाँ पर हमारी मेहनत का पैसा ही लगा हुआ है। इस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट को दूसरा पत्र भी लिखवा देते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि अब आपकी जो कोर्ट में पेशी होगी वो ऑनलाइन मैं आपकी पेशी करा दूंगा। मैं बस आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ। महिला भी हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है। वो कहती है कि बस हमें इस फ्रॉड से निकालो, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो आईपीएस अधिकारी पी के गुप्ता होता है, वो उन्हें फिर ऑनलाइन वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर मेड हैं या नहीं हैं। वो उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लेता है, कौन कौन तुम्हारे यहाँ पर आता जाता है और किस किस टाइम कहाँ कहाँ तुम लोग आते और जाते हो। इसके बाद में वो महिला दंपत्ति सारी डिटेल उन्हें दे देते हैं कि हमारे इतनी जगह पर बैंक अकाउंट खुले हुए हैं और हमारे यहाँ पर इतने लोग आते और जाते हैं। उसके बाद में वो फ्रॉड पुलिस वालों को उनके घर के आसपास भेज देते हैं और वो बाहर घर के घूमने लग जाते हैं। तभी एक ड्राइवर आता है। ड्राइवर जो था उनका वो इतना पर्सनल था कि वो कभी भी अंदर आता और जाता था बिना पूछे। जब वो अंदर आता है तो वो कहता है,
तब वो ऑडियो कॉल पर बातें चल रही थी, तो वो कहता है कि मैम ज़रा मेरा देख लीजिए, घुटनों का मैं एक्सरा कराकर आ चुका हूँ। तो मैम उसकी तरफ इशारा करती हैं कि चुप हो जाइए और यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। इस तरह से जब वो इशारा कर देता है तब वो महिला दंपत्ति जो थी वो बातें करती रहती है। तो वो फिर धमकाता है आईपीएस अधिकारी, तुम तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई भी नहीं आता जाता, तो ये ड्राइवर कैसे आ गया। इसके बाद में वो महिला कहती है कि सॉरी, हमसे गलती हो गई, कि जाओ बाहर जाकर देखो, तुम्हारे घर के बाहर कोई घूम रहा है। तो 3-4 पुलिस वाले घूम रहे होते हैं। तब वो कहते हैं कि तुम्हें अभी हथकड़ी पहनाकर दोनों हस्बैंड वाइफ को पुलिस थाने घसीटते हुए ले जाएंगे, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। महिला फिर डर जाती है। इसके बाद में जो वो उन्हें फिर कहते हैं कि अब तुम जाओ और बैंक से इतने इतने हज़ार रुपये की ट्रांजैक्शन करो। फिर पहली ट्रांजैक्शन जो होती है वो 2 करोड़ की होती है। इसी तरह से करते करते पूरा कैनरा बैंक जो भी था उनका पैसा उस कैनरा बैंक में सारा जमा करा लिया जाता है। 14 करोड़ 85 लाख रुपए उनके पास था, जो सारा निकलवा लिया उन दोनों दंपत्ति से जाता है। पूरी तरह वो फ्रॉड में फंस चुके थे और उनसे कहा था कि अगर तुमने किसी को भी बताया या तुमने किसी को भी इस बात के लिए साझा किया तो हम तुम्हारी ये हेल्प भी नहीं करेंगे, फिर तुम मुंबई आकर ही केस लड़ोगी और तारीख जितनी भी पड़ेंगी उन तारीखों पर आकर तुम बात करोगी। इसके बाद में वो कहती है कि ठीक है, और हम किसी को भी नहीं बताएंगे। वो अपने बच्चों को भी इस बारे में नहीं बताती हैं और इस परेशानी से जूझते दोनों रहते हैं। इसके बाद फिर वो जब पूरा पैसा खाली हो जाता है तब वो दोनों कहते हैं अब हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा है, हमने सारा आपके कहे अनुसार कैनरा बैंक में अपना पैसा जमा कर दिया है। इसके बाद में फिर वो कहते हैं अब तुम पुलिस स्टेशन जाओ। दोनों महिला और हस्बैंड पुलिस स्टेशन जाते हैं कि जाकर मेरी बात कराओ। तो वहाँ पर एक महिला होती है, तो वो उससे कहते हैं कि आप पुलिस आईपीएस अधिकारी से बात करो। तो आईपीएस अधिकारी से वो कहता है कि इनका पैसे का घोटाला हुआ है, इनके पैसे गायब हुए हैं, किसी ने इनके बैंक से पैसे निकाले हैं, तो इनके पैसे वापस दिलाओ। तो वो महिला एसएचओ कहती है कि तुम पागल हो, हमारा काम थोड़ी है जो हम इनके पैसे दिलाएंगे। उधर से फिर दोनों के बीच में गाली गलौज होनी शुरू हो जाती है। महिला को समझते हुए ये 1 मिनट भी नहीं लगती कि इन दोनों के साथ में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। इसके बाद में फिर वो सोशल मीडिया हो या कोई भी कहीं पर भी जहाँ पर भी बात जाती है, सभी लोग उनके पास मिलने के लिए आते हैं, सोशल मीडिया वाले आते हैं, पुलिस अधिकारी भी उनके पास आते हैं। तब वो महिला बुजुर्ग दंपत्ति दोनों रो रो कर उन्हें अपना सारा वाकया बताते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब वो कहते हैं कि तुमसे इतना पैसा 14 करोड़ 85 लाख रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट से तुम्हारे ही हाथों द्वारा निकाल लिया गया है। तो देखिए हमारे जितना भी भारत ये डिजिटल होता जा रहा है, इससे कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके बाद आईएफएसओ को उनकी जांच सौंप दी जाती है। तो वो कहते हैं कि आप परेशान ना होइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पैसे को वापस लाया जाए। इस धोखाधड़ी की दुनिया में देखिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे को भी कॉल आई थी और मुझे भी लोगों ने बोला था, किसी ने, कि ऐसा है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे डाले हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टोरी में पूरा का पूरा वाकया। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने बुजुर्ग को, अपने घर में कम पढ़ी लिखी महिलाओं को हर बात पूरी डिटेल बताकर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि महिलाएं थोड़ी सी जिद्दी होती हैं, वो अपने अकाउंट में ही पैसा चाहती हैं, लेकिन पता नहीं कब किसके अकाउंट खाली हो जाए, कब किसके साथ में फ्रॉड हो जाए। क्योंकि उन लोगों ने पूरी जो भूमिका इस तरह से बना दी थी कि उनको लगने लगा था कि शायद हमारे नंबर से कुछ गलती हुई है। तो मैं अर्चना ठाकुर, नमस्कार, नमस्ते, राम राम, आदाब, शास्त्रीय काल। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि सावधानी के साथ में रहिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।